और ये चैप्टर कितने नंबर का है? 6 नंबर का। कल हमने क्या पढ़ा था कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? क्या होती है रासायनिक अपक्रिया? वह अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, ठीक है, वो किसी दूसरे पदार्थ के साथ अपक्रिया करके उसके रंग में, गंध में, अवस्था में, गुण में, इनमें परिवर्तन होता है, तो वो क्या होती है? रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा? रासायनिक अपक्रिया पढ़ी। रासायनिक अपक्रिया में क्या परिवर्तन होते हैं वो प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि रासायनिक अपक्रिया के 2 गुण लिखिए कि रासायनिक अपक्रिया हुई है, इसका क्या गुण है? 2 गुण, या 4 लिखिए। 2 नंबर में पूछेगा तो 2 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है। तो हम 4 गुण क्या बताएंगे कि रासायनिक अपक्रिया जब होती है तो पदार्थ में जब अभिकारक होता है, रासायनिक अपक्रिया कब संपन्न होती है? जैसे कि मान लो हम उदाहरण लेते हैं कोयले का दहन। क्या लेंगे? कोयले का दहन। अब कोयला क्या होता है? कार्बन। और दहन जब भी करवाएंगे तो क्या करवाएंगे? ऑक्सीजन चाहिए अपने को, 8th क्लास में पढ़ा हमने, है ना? तो O2। तो जैसे हम दहन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगी? CO2। ये कोयला पहले ठोस था, ठोस अवस्था होती है, और ये गैस, और ये दोनों जब अपक्रिया करते हैं तो क्या बन जाती है? गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ये है कोयला। और कोयले को हम किससे देखते हैं? कार्बन से, है ना? तो इसका देखो, ये अभिकारक है। अपक्रिया के इधर क्या होता है? अभिकारक होता है। और अपक्रिया पूरी होने के बाद में क्या बनता है? उत्पाद बनता है। तो अभिकारक ये आपस में अपक्रिया करके उसके रंग में, गुण में, गंध में, तापमान में, अवस्था में, पहले क्या था? ये कार्बन ठोस था और फिर क्या बन गई? गैस बन गई। तो रंग उसमें अवस्था में परिवर्तन हो गया। अवस्था हम द्रव पढ़ते हैं भाई, द्रव अवस्था थी वो ठोस बन जाती है, तो ठोस गैस बन सकती है। और एक 4 अवस्थाएं होती है, एक जलीय विलीन, लिक्विड, द्रव, ठोस, गैस। ये द्रव से ठोस बन सकता है, ठोस से गैस बन सकती है। एक देखो हमने 9th क्लास में पढ़ा था ऊर्ध्वपातन अपक्रिया, उसमें जब कपूर को जलाते हैं तो कपूर ठोस होता है और फिर डायरेक्ट क्या बन जाता है? जैसे ही गर्म करते हैं तो वो गैस बन जाती है ना, द्रव अवस्था में आए बिना सीधा ही गैस। तो रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है? गंध में परिवर्तन हो सकता है, पहले गंध दूसरी है, बाद में दूसरी हो जाएगी। रंग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, और गुण में बदल सकता है, गुण चेंज हो सकता है, पहले कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया, है ना? और तापमान में परिवर्तन हो सकता है, पहले ठंडा है, ठंडे से गर्म हो सकता है। जैसे हम आज हमारे पास अपक्रिया है उष्मा क्षेपी अपक्रिया, उष्मा शोषी अपक्रिया। उष्मा निकलेगी वो उष्मा क्षेपी हो जाएगी, जो उष्मा लेगी वो उष्मा शोषी, ठीक है। ये हमने कल तक कर लिया अपने अपक्रिया। फिर ये अपक्रिया समझ लिया हमने। फिर अपक्रिया संतुलित करना, है ना? संतुलित करने से पहले ये यदि कोई अपक्रिया संतुलित नहीं है, जैसे कि एक अपक्रिया मैग्नीशियम का दहन, क्या करवाते हैं अपने? मैग्नीशियम का रिबन होता है उसका दहन करवाते हैं, जैसे कि Mg। दहन करवाएंगे तो क्या चाहिए अपने को? ऑक्सीजन चाहिए, तो O2। और जैसे ही दहन करवाएंगे तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो समीकरण है, एक तो होता है शब्द समीकरण। क्या होता है? शब्द समीकरण। वो क्या होता है? हम नाम लिखेंगे डायरेक्टली कि मैग्नीशियम, उसकी क्रिया करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ। ये तो क्या अभिकारक है? ये क्या है? अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे परिभाषा पूछ लिया अभिकारक क्या है या किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और उत्पाद की परिभाषा पूछ लिया, अब ये क्या है? उत्पाद। जैसे इसको, और जैसे जब भी कोई अभिक्रिया करवाते हैं तो उसे तीर के निशान से दर्शाते हैं कि ये अभिकारक है, ये कोई पदार्थ हमने लिया और अभिक्रिया पूरी होने के बाद में ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो है हमारे पास अभिकारक, जो अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। तो अभिकारक की यदि परिभाषा आ जाए तो बता सकते हो कि वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद, वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद में बनते हैं, नए पदार्थ के रूप में बनते हैं, वो उत्पाद कहलाते हैं। अभिकारक और उत्पाद क्लियर? ठीक है। अब देखो ये जो हमने शब्द लिखा है, शब्द ये इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। इसको क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण, यानी कि शब्द में लिखा हुआ है। अब देखो ये लिखने में ज्यादा आसानी हुई या ये लिखने में? ज्यादा आसानी कौन से लिखने में? ऊपर वाला, है ना? इसको यदि लिखेंगे, ये प्रतीक है, जैसे मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं, इसका प्रतीक है। ऑक्सीजन को O2 से दर्शाते हैं। तो पूरा नाम लिखने की बजाय हम इसको क्या लिख देते हैं? इस समीकरण में। तो इसका तो नाम है शब्द समीकरण। ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका नाम क्या है? शब्द समीकरण। तो इसको लिखने में थोड़ी कठिनाई होती है, समय लगता है, तो इससे हमने सरल रूप में किसमें आ गए? रासायनिक समीकरण में। किसमें आ गए? रासायनिक समीकरण। कई बार ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, हमारे पास शब्द समीकरण दिया होता है, हमारे बुक में जो अभ्यास क्वेश्चन है लास्ट में उसमें दिया हुआ है, शब्द समीकरण लिखा हुआ है और बोला है इसको रासायनिक समीकरण में बदलिए। जैसे सीधा लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको रासायनिक समीकरण में बदलिए। 1 नंबर में पूछ सकते हैं। तो 1 नंबर में पूछेंगे तो क्या करेंगे? यदि हमें पता होगा कि मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को O2 से दर्शाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से दर्शाते हैं, तो हम लिख देंगे, और पता नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? अब ये जो हमारे पास रासायनिक समीकरण है,
हमने 9th क्लास में एक रूल पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या पढ़ा था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वो क्या कहता है, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें हमारी जो बुक है ना 10th क्लास की, उसमें एक हेडिंग है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व है, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ना? क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमने नियम पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या पढ़ा था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है या कोई भी अभिक्रिया होती है, उसमें जो अभिकारकों का जो द्रव्यमान है और अभिक्रिया होने के बाद में जो उत्पादों का द्रव्यमान है वो समान रहता है, हमेशा समान ही रहता है। उदाहरण के लिए बात करें, हमने 5 किलो दूध से क्या बनाया? दही बनाया। 5 किलो दूध था हमारे पास, उससे हम क्या बना रहे हैं? दही बना रहे हैं। तो क्या सुबह दही 4.5 किलो रहेगा या 6 किलो रहेगा? नहीं होगा। 4 किलो दूध है तो सुबह दही भी कितना बनेगा? 4 किलो बनेगा ना। तो प्रैक्टिकली भी कम नहीं होता है। उसी प्रकार ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि यदि कोई अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान है, अभिक्रिया होने के बाद में उतना ही रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें अभिक्रिया से पहले जितनी परमाणुओं की संख्या है, ठीक है, जैसे इधर ऑक्सीजन की कितनी परमाणु है? 2। मैग्नीशियम का कितना है? 1 है ना। तो अभिक्रिया होने के बाद भी वो उतने ही रहने चाहिए, समान रहने चाहिए। ये है द्रव्यमान, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ठीक है, अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम से देखो कि ये सही है क्या? मैग्नीशियम इधर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1। इधर 2 है, उधर कितना है? 1 है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लागू करने के लिए हमें इसको संतुलित करना आवश्यक है ना, पड़ेगा है ना। तो ये अभी असंतुलित है, तो किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण। ये अभी क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? दूसरा नाम कंकाली समीकरण। अब मान लो परिभाषा में पूछ ले 1 नंबर में कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा या वह रासायनिक समीकरण जो असंतुलित हो, है ना, असंतुलित, जिसमें अभिकारकों में और उत्पादों में द्रव्यमान बराबर नहीं, द्रव्यमान संख्या क्या नहीं हो? बराबर नहीं, समान नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो क्या कहलाती है? कंकाली समीकरण। या सिंपल सी परिभाषा, वह रासायनिक समीकरण जो असंतुलित हो, कंकाली समीकरण कहलाती है। तो यहाँ तक समझ में आया क्या? कंकाली समीकरण और संतुलित करना क्यों महत्वपूर्ण है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, अभी हम एक अभिक्रिया लेंगे और उसको संतुलित करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? एक और है, काल मिस हो गया ना। अब MgO है, O2 क्यों लगाए? O2 क्यों लगाए, है ना। यहाँ पे MgO है तो यहाँ पे 2 ही क्यों लगा? मतलब एक ऐसे MgO ही क्यों किया हमने? MgO3 भी कर सकते हैं, MgO5 भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं Mg2O7, कुछ भी कर सकते हैं। तो MgO ही क्यों लिखा, है ना। एक बार वापस समझे क्या? ठीक है, इसके लिए हमें क्या पता होना जरूरी है? आवर्त सारणी में कि मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। हम 9th क्लास में चर्चा करते हैं कि 4 कक्षाएं होती है, K, L, M, N। K में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर M में 18 इलेक्ट्रॉन, और फिर लास्ट N कक्षा में कितने भरे जाते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कौन से सूत्र के द्वारा भरे जाते हैं? 2n²। इस नियम के हिसाब से हम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ये जो यहाँ पे n है ना, ये कक्षाओं की संख्या है। किसकी संख्या है? कक्षा। जैसे कि K है तो K बराबर 1, L 2 नंबर कक्षा है, M 3 नंबर, N 4 नंबर। इस प्रकार इस सूत्र से हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे कि K कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकालना है तो K कितना नंबर की कक्षा है? 1 नंबर की। तो N का मान क्या रखेंगे? 1 का स्क्वायर। तो कितना रहेगा? 2 गुणा 1 बराबर क्या रहेगा? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन K कक्षा में भरे जाता है ना। 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में। जैसे कि हम किसके बारे में बात करें? ऑक्सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? ऑक्सीजन के बारे में। ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन बताओ कितने नंबर पे आता है? और 8 नंबर पे आता है। और जितने नंबर पे कोई परमाणु आता है ना, उतना ही उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। ये इसका नाभिक हो गया। पहली K कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा इस सूत्र से? 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर दूसरी कक्षा L। अब दूसरी कक्षा के लिए निकालो 2 इंटू N का मान कितना रखना है? 2 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना रहेगा? 4। 4 इंटू 2 कितना रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व है वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। जो 8 इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं अष्टक नियम। क्या बोलते हैं? अष्टक नियम। यानी कि कोई भी तत्व होता है वो अपना बाह्यतम कोश पूरा रखना चाहता है। अष्टक को जरूरी नहीं, बाह्यतम कोश यदि पूरा होना चाहेगा ना तब तक वो बाह्यतम कोश से पूरा करेगा। तो इस एक अष्टक नियम भी होता है कि कोई भी तत्व अपने बाहर वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है।
ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखो तीसरे में कितने भरे रहेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार हम आगे n का मान चेंज करके आगे की कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। पहले में हमने 2 भर दिए, कितने भर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में। अब 2 8 में से चले गए, कितने और बचे? 6 और बचे। तो बाह्य एटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके? 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। और सीधी सी बात, आप रिपीट 10 हो गए हैं। कोई कहते 5, जब पहली एक जेब में 2 ही रुपया डालो उसका, फिर दूसरी में कितना बच रहा है? जाओ चलो एक बार में एक को एग्जांपल लो। अगर अपने पास 8 ही रुपए है और एक जेब में अधिकतम 2 रुपए डाल सकते हैं, तो अगली में कितने? 6 ही बचे। हमारे पास बचे ही 6। डाल तो अधिकतम 8 डाल सकते हैं, लेकिन बचे कितने? 6। तो इसमें कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या बोला? अष्टक पूरा करना चाहता है कोई भी तत्व है, जैसे कोई बस इतना भी जाओ फिर तो मजा ही मिल जाएगा, तृप्त हो जाओ, है ना। तो यानी कि स्थायित्व प्रदान प्राप्त करने के लिए अष्टक पूरा करना चाहता है, तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 और चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने में कितना और चाहिए? 2। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन पूरा इसको लेना है, तो इसी को कोई देगा? कोई देना भाई लो मिल। ठीक है, अब देखते कोई को भाई लो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आएगा? 12 नंबर पे। तो ये हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी में 8। अब पीछे कितने इलेक्ट्रॉन और बचे? 2 और बचे। हालांकि तीसरी कक्षा में आते कितने? 18। लेकिन 18 जब तक पूरे नहीं होंगे ना, तब तक 8 पे चलेगा। और जैसे ही यदि किसी तत्व के पास 18 हो जाएंगे, तो 2 8 18 फिर आगे वापस 8 पे चालू हो जाएगा। तो इसके अगले में वापस कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब बाह्य एटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसको अभी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 6 इलेक्ट्रॉन की। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई नहीं देगा। कल मैंने बताया था ना, एग्जांपल दिया था ना 6 इलेक्ट्रॉन का, कि 6 जैसे कि मान लो किसी के पास 1 रुपया है, किसी के उसके सामने वाले के पास भाई लाख कितना रुपया? 99 रुपया। तो 99 जल्दी देगा या 1 रुपया जल्दी देगा? एक दिन आसान है। एक तो कहते मेरे 1 रुपया 100 होना खाता, 99 चाहिए दे दे यार। 99 दे देगा क्या? नहीं कहेगा यार मेरा 100 कराना, 1 रुपया दे ना, कहते 100 का नोट पूरा है ना। तो वो यानी कि कम वाला है ना, वो दे देगा। अब इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 की जरूरत है, तो ये इसको 6 नहीं देगा, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो देखो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये मिटाऊं क्या? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट पूछो? आपको तो नहीं होगी तीनों को। अगर अपने को किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक पता हो, जैसे मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है ना, फास्फोरस सिलिकॉन 14 पे आता है, फास्फोरस 15 पे आता है, सल्फर 16 पे आता है, नाइट्रोजन 7 पे आता है, कार्बन 6 पे आता है। तो हम इसकी सहायता से सूत्र, अपने 9th क्लास में टॉपिक चलता था सूत्र बनाने वाला, हम इलेक्ट्रॉन निकाल करके ऐसे क्रॉस का चिन्ह करते थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसे करके फिर हम नीचे सूत्र बना देते थे, है ना। ये वो वाला है ना। तो अभी देखो Mg, इसके बाह्य मैं बाहर वाले कोश की बात कर रहा हूँ। Mg मैग्नीशियम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो हम बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को या तो क्रॉस के चिन्ह से दर्शा सकते हैं, किससे? क्रॉस के चिन्ह से, या फिर हम इन्हीं को डॉट के चिन्ह से भी दर्शा सकते हैं, ऐसे बिंदी करके। तो बिंदी से अच्छा क्या रहेगा? क्रॉस, है ना। तो हम क्रॉस के चिन्ह से दर्शाएंगे। ये मैग्नीशियम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 2 2 4 2 6। अब इस कोष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये आपस में इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? साझा करेंगे। क्या करेंगे? साझा। दिखा ना? हाँ, ये ऑक्सीजन आएगा और इसका 6 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। अब ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए क्या? 2 2 4 2 6 2 8। अब मैग्नीशियम, अब देखो कई बार आप एग्जाम को में बैठा हुआ, साझा को मतलब समझो। जैसे कि 2 बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, एक के पास पेंसिल है, एक के पास शॉर्पनर है, ठीक है। उसके पास पेंसिल है लेकिन शॉर्पनर नहीं है, इसके पास शॉर्पनर है लेकिन पेंसिल नहीं है। अब दोनों आपस में क्या करेंगे? वो बोलेगा कि तेरे शॉर्पनर दे दे, नहीं तेरी पेंसिल दे दे। दोनों में क्या हो जाएगी? झगड़ा हो जाएगा। तो क्या बोलेगा? ये तू तेरी पेंसिल इधर बीच में रख, मैं मेरा शॉर्पनर रख रहा हूँ। पेंसिल छीन, पेंसिल छीनने के बाद उसकी पेंसिल छिल गई, इसको जरूरत है तो ये ले लेगा, इसको जरूरत है तो ये लेगा। इन्होंने आपस में क्या कर दिया? साझा कर दिया। कटी लड़ाई झगड़ा ना आपस में साझा कर दिया ना। हाँ, तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? साझा। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, तो इसने इसको 2 दे दिया, इसने इसके 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए। देखो ये जब इसका राउंड लगाएगा तो ये यहाँ से इसके 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो अब इसके पास 8 हो गए क्या? 2 2 4 2 6 2 8। इस तरीके से इसको सहसंयोजक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। अब पता चलो, अब देखो Mg एक मैग्नीशियम के साथ कितना जुड़ा? नहीं, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन कितना जुड़ा?
इलेक्ट्रॉन 6 है, ऑक्सीजन की जरूरत कितनी पड़ी? एक की। जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, ये बोलता मेरे एक भाई लो और घड़ी मेरी शील है ना। अब देखो इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। बाह्यतम कोश अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 2। लेकिन मैग्नीशियम के पास है क्या? नहीं। अभी तो नहीं कोई थाना जी कहते 10 रुपया दी कहते मेरे है ही 5। अरे कोई 5 रुपया हुआ जबरदस्ती खोस ले जेब भलाई फाड़ ले बेची 5-10 रुपया कर लाते तो भी अब मैग्नीशियम कैसे मेरे है ही 2 तो मतलब इन्हें खटो दी बाद में एक को काम ये खातर MgO2 बनकर स्टाफ है ना। MgO2 नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के पास बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो ये ऑक्सीजन एक ही परमाणु को दे पाएगा, 2 को नहीं दे सकता। इसलिए MgO2 नहीं करके क्या कर रहे हैं? MgO। ना ही हम ऐसे कर सकते Mg2O, क्योंकि फिर 2 मैग्नीशियम ले लेंगे ना, 2 मैग्नीशियम, तब गड़बड़ रहेगी। अब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अब बोलेगा मैं 2 तो तुमने ले लिए, 2 ये इलेक्ट्रॉन किसको दूं, है ना। तो फिर इसके लिए इसको फिर बाद में एक भाई और लाना पड़ेगा। फिर ऐसे यानी कि एक मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन ही जुड़ सकता है। ये समझ में आया क्या? ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना? MgO2 क्यों नहीं लगा, O3 क्यों नहीं लगा? समझ में आया? ठीक है। और ये समीकरण भी कौन सा है? असंतुलित है ना। असंतुलित है, इसको क्या बोल सकते हैं? कंकाली समीकरण। इसको संतुलित, क्योंकि ये छोटा रासायनिक समीकरण है तो इसको आसानी से संतुलित कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम इधर कितना है? 1। इधर कितना है? 1। संतुलित है मैग्नीशियम। ऑक्सीजन इधर कितना है? 2। इधर कितना है? 1। तो यहाँ 2 नहीं लगा सकते। उसका रीजन अभी समझा है ना। एक मैग्नीशियम के साथ 2 ऑक्सीजन नहीं लगेंगे, तो हम कहाँ पे लगाएंगे? 2 यहाँ पे। तो 2 मैग्नीशियम के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं। एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन को दे देगा, दूसरा मैग्नीशियम दूसरे ऑक्सीजन को। तो अभी अब देखो मैग्नीशियम इधर कितना है? 2, और ऑक्सीजन भी इधर कितना हो गया? 2। इधर ऑक्सीजन 2, लेकिन अब मैग्नीशियम की लगाई। अब मैग्नीशियम की सेट करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2। अब मैग्नीशियम इधर भी 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, इधर भी 2। अब ये रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित है। इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण नियम के हिसाब से हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? सबसे पहले हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण क्या होता है, भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्या उसका विशेषताएं होती है रासायनिक अभिक्रिया की, रंग में परिवर्तन होता है, गंध में परिवर्तन होता है, ये विशेषताएं होती है। फिर हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया शब्द समीकरण कौन सा होता है, फिर रासायनिक समीकरण कौन सा होता है, फिर बाद में पढ़ा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, कंकाली समीकरण क्या होता है, यहाँ तक कोई। अब आइए हम एक रासायनिक समीकरण लेते हैं और उसको संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? संतुलित। अगला अपना टॉपिक है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। एक रासायनिक समीकरण अपनी बुक में दे रखी है Fe, इसको बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस भी बोलते हैं, आयरन भी बोलते हैं, लोहा भी बोलते हैं। इसके 3 नाम है। कितने नाम है? 3। फेरस, आयरन, लोहा। और ये कितने नंबर पे आता है? 8 साल में 26 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 25 नंबर पे मैग्नीज, 26 पे आयरन। ठीक है, इसकी हम अभिक्रिया करवा रहे हैं H2O के साथ। किसके साथ? H2O, जल के साथ। ये रासायनिक अभिक्रिया में देखने को मिलती है, अभी बताता हूँ किधर देखने को मिलेगी। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण हमें दे रखा है, इसको हमें संतुलित करना है। ये संतुलित है क्या पहले तो ये बताओ। अभी ये समीकरण कौन सा है? कंकाली समीकरण। कौन सा है? कंकाली समीकरण। जैसे कि मान लो आपको परिभाषा पूछ ले कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, तो ये अभिक्रिया भी लिख सकते हो। एक हमने जो पहले लिखी मैग्नीशियम रिबन का दहन, वो भी ले सकते हो। ठीक है ना। एक प्रश्न आता है मैग्नीशियम रिबन वाले में कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करवाने से पहले उसको रेगमाल से घिसा रहता है, रगड़ा रहता है, क्यों? मैग्नीशियम रिबन होता है ना, उसको दहन करवाने से पहले रेगमाल से रगड़ा रहता है। क्यों रगड़ा रहता है? एक नंबर में पूछ लेते हैं। क्योंकि ये जो मैग्नीशियम होता है ना, इसके ऊपर ऑक्साइड की या हवा की नमी की इसकी परत जम जाती है। अब दूसरी परत, जैसे मान लो कोई मैग्नीशियम का रिबन है, इसके ऊपर नमी की, हवा की दूसरी परत चढ़ जाती है, जिससे इसका अच्छे से दहन नहीं हो पाएगा। अरे कोई आली लकड़ी होगा दो बीम, एक ऊपर दूसरी परत आ जाए तो फिर दोनों जगह एक ऊपर रेगमाल में रगड़ लेना तो ऊपरली परत क्या हो जाए? साफ हो जाए, है ना। जैसे इसको रेगमाल से रगड़ेंगे तो ऊपर वाली परत हट जाएगी और मैग्नीशियम रिबन का दहन आसानी से हो जाएगा। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को दहन से पहले रेगमाल से रगड़ा जाता है। ये प्रश्न आएगा तो कोई दिक्कत है क्या? प्रश्न कैसे आएगा कि मैग्नीशियम रिबन को दहन से पहले रेगमाल से क्यों रगड़ा जाता है? क्यों रगड़ा जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पे नमी की इनकी परत चढ़ जाती है, उसको हटाने के लिए उसे रेगमाल से रगड़ा जाता है, और ताकि जिससे मैग्नीशियम रिबन का दहन आसानी से हो सके। और ये अभिक्रिया भी, मैग्नीशियम वाली अभिक्रिया भी क्या है? कंकाली समीकरण का उदाहरण है।
तो इसका भी हम दे सकते हैं। कंकाली समीकरण का उदाहरण बहुत सारे हैं। आइए अब इस अपक्रिया को क्या करना स्टार्ट करते हैं अभी, संतुलित करते हैं। चरण 1। अब पहले चरण में क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रासायनिक अपक्रिया है इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे। किसमें? बॉक्स में, डिब्बे में बंद करेंगे या बॉक्स में बंद करेंगे। तो करो, बॉक्स में बंद करो। Fe इसको डब्बे में बंद कर दिया, प्लस चेंज कुछ भी नहीं करना है, 2 3 कुछ भी नहीं लगाना है। सबसे पहले चरण में क्या करना है, बॉक्स में बंद करना है, डब्बे में बंद करना है। H2O इसको डब्बे में बंद कर दो। Fe3O4 इसको डब्बे में बंद कर दो, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, इसको भी डब्बे में बंद कर देंगे। ये चरण फर्स्ट कंप्लीट। चरण 2। चरण 2 में क्या करेंगे, ये इधर वाले क्या है बताओ, अभिकारक है क्या? ये है अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं। और तीर के उधर साइड है उत्पाद, प्रोडक्ट बोलते हैं जिसको, प्रोडक्ट। एक मशीन है, इली साइड मटेरियल चेपा इली साइड के निकल जाए, प्रोडक्ट तैयार हो जाए, है ना। तो ये रासायनिक अपक्रिया में से इधर से हम ये डाल रहे हैं, उधर क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद, है ना। तो चरण 2 में हम क्या बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे जिसमें हमारे पास कुल कितने तत्व हैं। देखो, लोहा यानी कि आयरन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3। इस रासायनिक अपक्रिया में 3 ही तत्व है क्या हमारे पास? उधर भी देख लो, लोहा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कितने तत्व है? 3। तो इधर हम लिखेंगे तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या। ये हमारे पास टोटल अपक्रिया में तत्व है कितने हैं। तो देखो, इधर हम सीरियल नंबर, कोई भी सारणी बनाते हैं तो सीरियल नंबर लगाते हैं, क्रम संख्या। 1 नंबर में फेरस, जरूरी नहीं है फेरस, कुछ भी लग सकते हैं ना, हमारे पास टोटल पता होना चाहिए कितने तत्व है। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। तीसरा ऑक्सीजन। हमारे पास इस रासायनिक अपक्रिया में केवल 3 ही तत्व है। दूसरी क्या लगानी है, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। किसमें? अभिकारकों में। जैसे कि इधर आयरन लोहा है, तो लोहे में अभिकारकों में कितनी संख्या है? 1, है ना। अभिकारकों में सॉरी डबल हो गया, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। और अगली लाइन में क्या लिखेंगे, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। सारणी बनाने में यहाँ तक कोई डाउट? बस ये चरण 1 में बॉक्स में बंद करना है। फिर दूसरे में लिखना है कि हम ये जो रासायनिक अपक्रिया में कुल परमाणु है या तत्व है उनको हम सारणी में बंद कर लेंगे। जैसे सारणी है, तत्वों की संख्या टोटल कितनी है, फिर अभिकारकों में परमाणु की संख्या बताओ, फेरस में कितनी है, इधर अभिकारकों में 1, हाइड्रोजन की अभिकारकों में कितनी संख्या है, 2, ऑक्सीजन की कितनी है, 1। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट तो नहीं है ना। एक तो नो डाउट, एक नो डाउट ना। उत्पादों में परमाणु की संख्या देखो, आयरन में इधर 1 थी, उत्पादों में कितनी है, 3। फिर हाइड्रोजन की कितनी है, 2। और ऑक्सीजन की कितनी है, 4। अब यहाँ से हमें ये तो पता चलता है कि हाइड्रोजन परमाणु तो संतुलित है ना, लेकिन फेरस और ऑक्सीजन ये 2 संतुलित नहीं है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर कितने हैं, 4। और फेरस इधर 1 है, उधर कितने हैं, 3। जो कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या है, उल्लंघन है ना, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पे सत्य नहीं हो रहा है। ये अपना चरण 2 हो गया। अब चरण 3 में क्या करेंगे, चरण 3 में सबसे पहले हमें सुविधा होगी यदि हम सबसे ज्यादा परमाणु संख्या वाले को लेंगे ना, जैसे आयरन, चाहे वो अभिकारकों में हो चाहे उत्पादों में, सबसे ज्यादा किसकी संख्या है वो देखो इस अपक्रिया में, चाहे तो अभिकारकों में चाहे उत्पादों में सबसे ज्यादा किस परमाणु की संख्या है, ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले चरण 3 में किसको लेंगे, ऑक्सीजन को। ये मिटाऊं क्या या लिखना है, बुक में है ये तो, किताब में है कि समझ में आ रही है, बेटा तुम ठीक है। अब आगे क्या है, चरण 3। सबसे पहले क्या लेंगे, अधिक परमाणु संख्या वाले को लेंगे। सबसे पहले ये जो मैंने बोली है ना वो लिखनी है लाइन, सबसे पहले अधिक परमाणु संख्या, चाहे वो अभिकारकों में हो चाहे उत्पादों में, उसको लेंगे। तो इस अपक्रिया में ऑक्सीजन अधिक है तो ऑक्सीजन को लेते हैं ना। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करने पर ऑक्सीजन को संतुलित करोगे। वापस वो सारणी है ना आगे तक चलती जाएगी। इधर देखो क्रम संख्या, सीरियल नंबर, फिर तत्व है, किसको ले रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं। फिर अभिकारकों में ये लाइन जितनी सारणी बनेगी सब में क्या आएगी,
सेम। अभिकारकों में उत्पादों में और बाद में उत्पादों में। अब देखो ये ऑक्सीजन प्रारंभ में है, क्या है, इधर देखो ऑक्सीजन अभिकारकों में कितनी है, एक। उत्पाद में कितनी है, चार। यानी कि अभिकारकों में एक ऑक्सीजन है और उत्पादों में कितनी है, चार। ये प्रारंभ में है, किसमें, प्रारंभ, यानी कि संतुलित करने से पहले, प्रारंभ में। अभी तक हमने संतुलित नहीं किया है। अब ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, क्या करेंगे, संतुलित करने के बाद, अब संतुलित करने के लिए बताओ क्या करेंगे, इधर 4 है इधर 1 है, हमें इधर भी 4 बनाना है, क्या बनाना है, समान करना है ना। तो इधर 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 4 इंटू 1, तो इधर 4 रहेगा, इधर 4 है। अब ये हमने 4 से गुणा करवाया ना, ये काम इधर करवाया है अभिकारकों में, तो ये अभिक्रिया लिखो वापस, Fe। दूसरे चरण में ये देखो, ये अभिक्रिया ये नहीं लिखनी है, डब्बे में बंद किया हुआ है अपना, पता है ना अपने को, Fe प्लस H2O, तीर का निशान, Fe3O4 प्लस H2, यानी कि अब ऊपर वाले अभिक्रिया से कोई काम नहीं है, जैसे जैसे संतुलित होती जाएगी ना, इसी को आगे लेते जाएंगे। तो चरण 2 तक हमारे पास डब्बे में बंद है। अब चरण 3 में हम सबसे पहले हमने किसको लिया है, ऑक्सीजन को, H2। अब 4 से गुणा किस में करवाया, अभिकारकों में या उत्पादों में, अभिकारकों में। अब हम ये ऐसे नहीं कर सकते, H2O4 ऐसे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, वही जुड़ने वाला सिस्टम है ना, जो मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 2। अब 2 हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये ऑक्सीजन एक इससे ले लेगा और एक इससे ले लेगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है, H2O4, यानी कि 2 हाइड्रोजन के साथ में 4 ऑक्सीजन नहीं जुड़ सकते, इसलिए ये वाला नहीं कर सकते, H2O4। तो हम क्या करेंगे, सीधे जो बॉक्स बनाए उसके बाहर गुणा करेंगे 4 से, किससे, 4 से गुणा कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4H2O। अब देखो अभिकारकों में और उत्पादों में संतुलित हो गई क्या, ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन को क्या है, देखो ऑक्सीजन इधर भी कितनी है, 4, और इधर भी 4। अब अगला ले, अगला आप कौन सा है, दिक्कत देखो, ऑक्सीजन को संतुलित कर दिया, आप किसको करेंगे, फेरस को कर दो, चाहिए हाइड्रोजन को कर दो, चलो फेरस को करेंगे, चरण 4, फेरस को संतुलित करने पर, ठीक है। आगे वाली लाइन लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है। अब देखो सीरियल नंबर 1, यहाँ क्या है, तत्व हमने कौन सा लिया है, फेरस। अभिकारकों में ये भी पूरा लिखना है, अभिकारकों में परमाणु की संख्या, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। तो अभिकारकों में परमाणु की संख्या फेरस में कितनी है अभी, 1। उत्पादों में कितनी है, 3। ये तो है संतुलित करने से पहले, यानी कि प्रारंभ में। अब संतुलित करने के बाद में Fe, यानी कि संतुलित करने के पश्चात, इधर 1 है इधर 3 है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अभिकारकों में गुणा करवाएंगे या उत्पादों में, अभिकारकों में। तो इसको 1 को किससे गुणा करवा देंगे, 3 से, और इधर 3 पहले से ही है, ठीक है। ये अपना चरण 3 तक अपना ये, इसको बोलते हैं आंशिक संतुलित, यानी कि अभी पूरा नहीं हुआ, आंशिक यानी आधा, यानी अभी संतुलित तो हो रहा है लेकिन आधा ही संतुलित हुआ। तो ये है हमारा आंशिक संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको आगे देखो, 3 से गुणा किधर करवाया है, इधर करवाया है ना अभिकारकों में। तो अगला अपना रासायनिक समीकरण लिखो, मिटाऊं चाहिए, चलो ये मिटा देते हैं। चरण 4 की सारणी अपने पास ये रहेगी, Fe डब्बे में बंद है, 3 तक तो ये रहा, प्लस यहां तक हमने क्या कर लिया, 4H2O, Fe3O4 प्लस H2। और हमने चरण 4 में किसको किया है, अभिकारकों में 3 से गुणा करवाया, तो फेरस से करवाया, ठीक है। तो ये 3 से गुणा करवा दिया। अब बताओ फेरस भी क्या है, संतुलित, इधर भी 3 इधर भी 3, और इधर ऑक्सीजन इधर भी 4 उधर भी 4। अब क्या बचा, H2। देखो शुरुआत में क्या था, संतुलित था ना, इधर भी 2 था इधर भी 2 था, लेकिन ये 4 लगाने के बाद में क्या हो गया, लोचा हो गया है ना। H2 इधर अब कितना हो गया, 4 नहीं, 4 इंटू ये 2 है ना, इसको भी साथ में लेना है, 2 हाइड्रोजन, तो 4 इंटू 2 कितने हो गए, 8 है ना। इधर 8 हाइड्रोजन और इधर कितने हैं, 2 है ना। तो इधर उत्पाद में 6 हाइड्रोजन की कमी है। तो अगले में क्या अपना बनाएंगे, चरण कितना कौन सा रहेगा, 5वां। ये चरण 4 की सारणी है, ठीक है ना, चरण 4 यहाँ तक पहुंच गए। ये भी अभी तक क्या है, आंशिक संतुलित रासायनिक समीकरण, ये भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये तत्व है क्रम संख्या अभिकारकों में, उत्पादों में। किसको कर रहे हैं अभी, H2 को, H2 प्रारंभ में,
1 नंबर। अब प्रारंभ में बोलो 2 8 8 है ना, इसको साथ में लेना है अभी 4 इंटू 2, तो अभी एच की संख्या कितनी है 8 प्रारंभ में, और उत्पाद में कितनी है 2। H2 संतुलित करने के पश्चात, यानी कि अभी हम संतुलित कर रहे हैं इसको, तो अभी देखो इधर 8 है और इधर कितनी है 2 है, तो बताओ 8 बनाने के लिए क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, 2 इंटू या 4 इंटू 2। अब देखो इधर भी 8 और इधर भी 8, यानी कि हम उत्पाद में हाइड्रोजन को 4 से गुणा करवाएंगे, तो इसका रासायनिक समीकरण हो जाएगा ये इधर। अब इसको चेंज कर रहा हूँ, ये यहाँ तक देखो 3Fe 4H2O Fe3O4, और इधर हम किससे गुणा करवा देंगे 4 से। अब बताओ ये रासायनिक समीकरण क्या है संतुलित है क्या ये, चरण 5 तक आ गए अपन। देखो 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2। अब देखो F इधर कितना है 3, उत्पाद में कितना है 3, हाइड्रोजन इधर कितना 4 दूनी 8, इधर कितना 4 दूनी 8, ऑक्सीजन इधर कितना है 4, इधर कितना है 4। क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है संतुलित है। तो चरण 6 में हम क्या करेंगे, ये बॉक्स वापस से हटा देंगे यहाँ से, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे अभी 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस से 4H2 4H2। अब ये रासायनिक समीकरण पूरी तरीके से संतुलित है। चरण 6 आ गया। अब चरण 7 में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास अभिकारक उत्पाद ये हैं, इनकी भौतिक अवस्थाएं दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं भौतिक अवस्थाएं, कि भाई हमारे पास ठोस है, गैस है, द्रव है ना, या फिर जलीय भी है, द्रव है, लिक्विड। हाँ, तो ये लोहा क्या होता है और आयरन मतलब सॉलिड है ना, ठोस होता है, तो इसको क्या लगा देंगे चरण 7 में, यानी कि जो हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण है, यहाँ पे लाइन लिखनी है संतुलित समीकरण की भौतिक अवस्थाएं लिखना। संतुलित रासायनिक समीकरण की क्या लिखेंगे भौतिक अवस्थाएं, इनको बोलते हैं भौतिक अवस्था, और ये दर्शानी जरूरी होती है, अवस्थाएं दर्शानी जरूरी है भौतिक अवस्था। आप देखो 3F ये क्या है सॉलिड, तो इसका ये लिखेंगे कोष्टक में S, ये ठोस अवस्था में, और जल है लिक्विड है, लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में होता है। Fe3O4 सॉलिड, और बाद में हाइड्रोजन ये क्या बन जाएगी गैस। ये इसकी लिख दी हमने संतुलित रासायनिक भौतिक अवस्था लिख दी 4। अच्छा हाँ 4, नहीं तो ये संतुलित नहीं रहेगी बाद में। हाँ, अभी देखो फिर इधर 3 है, इधर भी 3, परमाणु संख्या वाला, चाहे वो अभिकारकों में हो चाहे उत्पादों में हो, उस तत्व को लेते हैं। जैसे कि इसमें कौन सा था, ऑक्सीजन ज्यादा थी और किधर ज्यादा थी, उत्पादों में ज्यादा थी, तो हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को उठाया, फिर उसके बाद में फेरस को उठाया, और उसके बाद में किसको उठाया हाइड्रोजन को, है ना, H2 को उठाया हाइड्रोजन। इस प्रकार से हम चरण 3 फिर चरण 4 चरण 5 संतुलित करते करते, जरूरी नहीं चरण 7 ही आएगा, यदि ज्यादा तत्व है तो 8 9 10, क्योंकि हम एक चरण में एक ही तत्व को संतुलित करते हैं, तो फिर 8 9 10। अंतिम चरण में क्या करते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्थाएं लिखते हैं कि सॉलिड है, गैस है या फिर लिक्विड है। यहाँ तक कोई दिक्कत नो दिक्कत। ये अपनी हिट एंड ट्रायल विधि क्या होगी कंप्लीट होगी, है ना। ये प्रश्न पूछ लिया था, कई बार पूछा हुआ भी, 2022 में 23 में पूछा हुआ है, ऑप्शन में आया था कि रासायनिक समीकरण को कौन सी विधि से संतुलित किया जाता है, हिट एंड ट्रायल। बस हिट एंड ट्रायल विधि का इतना ही काम है, ऐसा नहीं आएगा 4 विधि से इस रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित कीजिए, नहीं आता है, अभी तक तो आया नहीं है, आगे भी नहीं आएगा। हिट एंड ट्रायल विधि में कोई डाउट, ये 3 4 2 ऐसे कैसे लगते हैं, समझ में आया थोड़ा क्या, समझ टाइम तक लगेगी। रासायनिक अभिक्रिया समझ क्या, रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा, भी आंगड़ा प्रयास हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, गुण में परिवर्तन हो जाए, गंध में परिवर्तन हो जाए, तापमान में परिवर्तन हो जाए। जैसे आप बताने भूलते मैं, आप की आप देखा बताओ, फिर देखा किताब में, अरे लो तो जब हाँ, ये आपकी ना जंग लागना की अभिक्रिया है, लो बारिश छोड़ते वहां पानी आके पड़ो, ओ लो जो जल हो, ऐ दोनों अभिक्रिया करके क्या बना है, ओ जंग है, इसको नाम क्या है जंग, ठीक है ना। फेरस ऑक्साइड को नाम है, और वो जंग है, एक बुरी परत कौन सी जाएगी लास्ट में पाई पाठ पढ़ संसारण से सुरक्षा है ना, बचाव के उपाय है ना, तो इन संसारण एक लोहे पे जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया आएगी। लोहा था उसने जल से अभिक्रिया की और क्या बन गया
लेकिन अब आते हैं धीमी होती है, सालों साल तक चलती रहती है। अरे धीमी होती है तो आज रखो गाड़ी गिरो दिन तो जंग लग गया ऐसा ना, ये अब आते हैं तो धीमी है और इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। लेकिन अब क्रिया धीमी होने की वजह से हमको पता नहीं चलता कि कब जंग लग रहा है, सालों साल तक ये अब क्रिया चलती रहती है। आपने क्लास ली आज की।